अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की। देखिएगा, मोस्ट इजीएस्ट एंड सिंपल क्वेश्चन। उसने बोला है कि व्हाट इज चार्लेस लॉ, डिफाइन करना है। अच्छा, कौन सा स्केल ऑफ टेम्परेचर यूज होता है इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए। टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं ना, एक आपके पास होता है सेल्सियस, एक आपके पास होता है केल्विन, एक आपके पास होता है फ़ारेनहाइट। इन तीनों स्केल्स में से कौन सा ऐसा स्केल है जो कि इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए यूज होता है। देखते हैं इसको। देखो, सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज चार्लेस लॉ। सिंपल, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर अंडर कांस्टेंट प्रेशर। एक गैस है आपके पास, एक गैस हमने इनक्लोज की हुई है कंटेनर में, इसका प्रेशर हमने फिक्स किया हुआ है। ये प्रेशर इसका फिक्स है, मतलब कि प्रेशर आप ले लो 2 atm, ये हमने फिक्स किया हुआ। इसका जो वॉल्यूम इस टाइम है वो आपके पास है इतना, एंड जो इसका जो अब टेम्परेचर इस वक्त है वो मान लो वो आपके पास है कोई 25 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम इसका मान लो इस टाइम में 1 dm³ मान लो। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट ही रहने दो, प्रेशर कांस्टेंट ही रहने दो। यहाँ पे दोबारा से इसी को बनाने लगा, मतलब कि 2 atm ही है, 2 atm प्रेशर ही है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ा के यहाँ पे इंक्रीज कर दो, 25 से मान लो 50 पे मैं चला गया। तो जैसे ही मैं 50 पे जाऊंगा तो होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल्स थे ना इस गैस में, इस गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से होती है, मूवमेंट इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, कोलाइड करते हैं आपस में, वॉल्स के साथ जाके कोलाइड करते हैं। ये वाली जो वॉल है ना, जो ये पिस्टन होती है जहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया होता है, ये मूवेबल होती है। ये मॉलिक्यूल जब जाके एक साथ इकट्ठे यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना, तो इस वॉल को ऊपर धकेलते हैं। हमने अपनी तरफ से 2 atm ही अप्लाई किया हुआ है। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंक्रीज होने से इन्होंने इस मूवेबल वॉल पे जब फोर्स प्रेशर अप्लाई किया है, ये इंटरनल प्रेशर था, हमने एक्सटर्नल अप्लाई किया होता है। ये इंटरनल प्रेशर क्या करता है, इसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब वो स्पेस इंक्रीज कर देता है। वो स्पेस जहाँ पे मॉलिक्यूल्स पहले ही बंद थे, अब वो स्पेस इंक्रीज हो चुकी है। अब वॉल्यूम अब आपके पास कहाँ पे चला गया, 2 dm³ पे। वॉल्यूम डबल हो गया, टेम्परेचर डबल किया, वॉल्यूम भी डबल हो गया। यही चीज उसने लिखी हुई है कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंडर कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। दो चीजें कांस्टेंट रखी है, नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर को। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब जितने पार्टिकल्स थे, जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे, उतने ही मॉलिक्यूल्स आपके पास यहाँ पे होने चाहिए, वो चेंज नहीं करना। तो इसका स्टेटमेंट में लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाया जाता है तो एक तो इज इक्वल टू आता है, एक आपके पास उन अल्फाबेट्स में से ABCDEFGH में से, इन पूरे अल्फाबेट की सीरीज में से कोई एक अल्फाबेट लगाते हैं। साइंटिस्ट ने जो यूज किया था वो अल्फाबेट था के, तो ये साइन हटा के एक तो हमने इज इक्वल टू लगाया, एक हमने के लगाया। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो टी नीचे आ जाएगा, ये कांस्टेंट एक साइड पे आ जाएगा। ये कांस्टेंट आपके पास कहलाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब वी वॉल्यूम कोई भी हो, उसको किसी भी टेम्परेचर पे डिवाइड कर दो, हमेशा वैल्यू आपके पास के एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब इसी चीज को हम स्टेटमेंट में लिखते हैं, इस इक्वेशन को। पहले इस इक्वेशन को स्टेटमेंट में लिखा, अब इस इक्वेशन की स्टेटमेंट बनाते हैं। तो देखो, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट। रेशियो है वॉल्यूम की टेम्परेचर के साथ, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, आगे लिख सकते हो, एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। सही हो गया। अब ये मान लो ये आपके पास इनिशियल वॉल्यूम था V1, एंड ये आपके पास इनिशियल टेम्परेचर था T1, क्योंकि प्रेशर फिक्स था, यहाँ P1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने लिख लिया, V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू K। ये आपके पास जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ये हुआ V2, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ये हुआ T2, तो V2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू K। अब इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा लिखते हैं, वो कैसे आ जाएगा, V1 डिवाइड बाई T1 लिख लिया। ये किसके इज इक्वल टू है आपके पास,
ये इज इक्वल टू है आपके पास, ये इज इक्वल टू है आपके पास के के। अच्छा नीचे वाली इक्वेशन में आओ, ये के किसके इज इक्वल टू है, ये के इज इक्वल टू है आपके पास V2 इज इक्वल टू T2 के। तो के लिखो या V2 इज इक्वल टू T2 लिख दो। ये अब आपके पास एक फाइनल फॉर्म ऑफ चार्लेस लॉ की इक्वेशन बन के आ चुकी है। अब ये तो फर्स्ट चीज हमने डिफाइन कर दी। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट उसने पूछा हुआ था कि कौन सा टेम्परेचर का स्केल ले। मैंने तो यहाँ पे सेल्सियस लिया था ना समझाने के लिए। उसने कहा कौन सा स्केल लें कि ये इक्वेशन वेरीफाई भी हो जाए, मतलब कि ये इक्वेशन वेरीफाई कौन सा टेम्परेचर स्केल पे होती है, उस पे आओ। ये देखो ये इक्वेशन आपके पास जो वेरीफाई होती है ना, ये होती है केल्विन स्केल पे। उन तीनों में से सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड में से केल्विन स्केल वाइज स्केल है जो कि ये इक्वेशन को वेरीफाई करता है। देखते हैं अगर हम टेम्परेचर लेते हैं ना सेल्सियस में, अब ये इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं। टेम्परेचर हम लेते हैं सेल्सियस में, सेल्सियस में लेने के बाद मैं जो है ना ये इक्वेशन अप्लाई करता हूँ। तो ये इक्वेशन बनेगी कैसे, देखते हैं क्या आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आती है। मैंने टेम्परेचर लिया, पहला वॉल्यूम लिया 746 एंड टेम्परेचर लिया 100 सेल्सियस। वॉल्यूम मैंने उसके बाद लिया 1092 एंड टेम्परेचर लिया मैंने 273। अब V1 को T1 पे डिवाइड किया, V1 था 746, T1 था आपके पास 100। अब ये आपके पास डिवाइड किया, ये आपके पास यहाँ देखो इक्वल आना चाहिए, के की एक वैल्यू आनी चाहिए जो कि उसको हम बोलेंगे कि ये 7.46 आपके पास है, के कांस्टेंट की वैल्यू है। अच्छा वैसे ही जो सेकंड वॉल्यूम था V2 1092, इसको डिवाइड कर दिया T2 273 पे। अब इसकी भी जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो भी उसी के इक्वल आनी चाहिए थी। मतलब अगर इसकी 7.46 आई है तो इसकी भी 7.46 आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई है। इसका मतलब सेल्सियस में टेम्परेचर लेने से ये वाला लॉ ओबे नहीं होता है, ये लॉ गलत साबित हो जाता है। गलत साबित होने का मतलब ये लॉ सेल्सियस में टेम्परेचर को नहीं वेरीफाई कर सकता है। ये लॉ भी कौन से टेम्परेचर स्केल में आप अप्लाई करते हो, ये आप केल्विन में जब टेम्परेचर लेते हो तब ये लॉ अप्लाई होता है। इसी टेम्परेचर को लेके जाओ, पहले 100 को लेके जाओ आप केल्विन में तो 373, सिंपल 273 की एडिशन कर दो सेल्सियस में, वो केल्विन में चला जाता है। सेकंड वाले टेम्परेचर को केल्विन में लेके जाओ तो इसमें भी 273 की एडिशन कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 546। अब देखो जब आपने इस टेम्परेचर को लिया केल्विन में, अब देखो V1 वही लिखोगे 746, केल्विन में टेम्परेचर लिखोगे 373। अब जो K की वैल्यू आती है वो आती है 2 इस K की, सही। अब तो V2 डिवाइड बाई T2 की वैल्यू भी आपके पास K ही आनी चाहिए, जो फर्स्ट वाली में वैल्यू आई है वही सेकंड वाले में आनी चाहिए। तो 1092 डिवाइड बाई 546 2 आ गई। अब ये दोनों कांस्टेंट आपके पास इज इक्वल टू आ चुके हैं। अब हम लिख सकते हैं V1 T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। अब ये लॉ जस्टिफाई हो चुका है। तो ये लॉ जस्टिफाई कब हुआ है, जब टेम्परेचर हमने लिया है केल्विन में बजाय सेल्सियस में लेने के। इतनी सी चीज़ आपने लिखनी है, वहां पे एक्सप्लेन करनी है, तो ये आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा यहीं पे ही। समझ आ गई ये बात। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5 का पार्ट बी, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। देखो अब एक ये न्यूमेरिकल है, इसको समझो। उसने कहा है गैस आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है CO। याद कर लो, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, वो ऑक्युपाई करती है वॉल्यूम 150 cm3, V1 कर दो। टेम्परेचर उसका है पर 25 सेल्सियस, T1 कर दो। उसको जब कूल किया जाए कांस्टेंट प्रेशर, देखो कांस्टेंट प्रेशर का लफ्ज आ गया तो सिंपल आपके पास चार्लेस लॉ ही लगेगा, V1 T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। तो उसने कहा कि ये जब कूल किया जाए अब इसका वॉल्यूम कम हो के कितना चला जाता है 100 पे, तो आपने T2 फाइंड करना है, सिंपल T2 फाइंड करना है। देखो मैंने इसको कैसे फाइंड किया हुआ है, आपके पास आपको समझ आ जाए। सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन ये बात याद रखना ये फार्मूला तब ही अप्लाई होगा जब टेम्परेचर आप किस में लोगे, जब टेम्परेचर आप लोगे सेल्सियस केल्विन में। तो इसको लेके जाओगे केल्विन में। देखो V1 आपके पास कितना है 150, T1 कितना है 25,
केल्विन में लेके जाओगे 298, V2 100 है, T2 फाइंड करना, V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। T2 को एक जगह पे रखो, V2 को यहाँ पे लेके आ जाओ, आपके पास बन जाएगा V2 मल्टीप्लाई बाई T1, T1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड V1 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, T2 यहाँ चला जाएगा। इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया तो ये आ गया, V2 आपके पास था 100, T1 था 298 एंड V1 था 150, T2 आपके पास आ गया 198 केल्विन। मोस्ट सिंपल वे में आपको समझा दिया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे आ जाओ एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 का पार्ट सी। क्या कहता है वो ये बोलता है कि क्या आप ये सोचते हो कि वॉल्यूम ऑफ एनी क्वांटिटी ऑफ गैस, किसी भी गैस की क्वांटिटी, कोई भी गैस है ना उसकी क्वांटिटी जो भी है उसका वॉल्यूम वो 0 हो जाता है -273 सेल्सियस पे। क्या ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है बात? क्या हमने तो सुना था कि वॉल्यूम तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, 0 वॉल्यूम का मतलब उसमें कोई चीज़ है ही नहीं। तो आपने एब्सोल्यूट 0 को यहाँ से कैसे डिड्यूस किया? सवाल समझिएगा। उसने कहा क्या, अगर तो आप कहते हो कि -273 पे जाके वॉल्यूम किसी भी गैस का 0 हो जाता है, वॉल्यूम 0 होने का मतलब कि वहाँ पे गैस है ही नहीं। जब वॉल्यूम ही नहीं हो, उस वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस। जब कोई स्पेस ही नहीं है तो उसमें क्या मॉलिक्यूल्स होंगे? जब मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो मॉलिक्यूल्स का ही मैस होता है ना। जब मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे तो मॉलिक्यूल्स का मैस कहाँ से आएगा? तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के सीधा सीधा अगेंस्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है कि जो भी कर लो मैस हमेशा फिक्स रहता है, कंजर्व रहता है। तो वो कहता है आप इसको एब्सोल्यूट 0 के कॉन्टेक्स्ट में कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? ये सवाल था। देखो मैंने उससे बोला है, मैं आपको समझाता हूँ ये बात कैसे समझाता हूँ। ये मैंने उससे बोला, सवाल में मैंने लिखा, मैंने उससे बोला कि लेट करो कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस -273 डिग्री, तो इस इक्वेशन के थ्रू मैं आपको समझाने लगा। ये इक्वेशन है आपके पास, Vt इज इक्वल टू V0 1 + T/273। अब आपके पास टेम्परेचर, उसने क्या कहा है कि -273 पे वॉल्यूम 0 हो जाता है। इस चीज को आपने जस्टिफाई करना है। मैंने कहा इस इक्वेशन से मैं आपको समझाता हूँ। टेम्परेचर उसने कहा है कि आपने कितना लेना है -273, क्योंकि इसी टेम्परेचर का इशू है ना कि इसी टेम्परेचर पे जाके वॉल्यूम क्या हो जाता है आपके पास 0। मैंने कहा इसी टेम्परेचर को मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया कि टेम्परेचर कितना है आपके पास -273, वॉल्यूम V0 1 प्लस टेम्परेचर कितना है -273, 273 ये वाला फॉर्मूले का हिस्सा है। अच्छा इसको सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस हो गया। इसका जब हमने एलसीएम लिया तो ये आपके पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो यूँ आ जाएगी कि 273 - 273 डिवाइड बाई 273, तो ये आपके पास आ जाएगा V -273 V0 0। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास, तो मैंने कहा ये देखो ये इक्वेशन जस्टिफाई करती है कि वॉल्यूम आपके पास -273 पे 0 हो चुका है। और ये इक्वेशन आपके पास चार्लेस ने दी थी, उसने एब्सोल्यूट 0 को क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन किया था। इक्वेशन के थ्रू उसने एक्सप्लेन किया था कि -273 पे जाके वॉल्यूम 0 हो जाता है। ये मैंने उसे कहा ये थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है जो कि चार्लेस ने दी थी, थियोरेटिकली देखो ऐसा होता है। अच्छा उसके बाद मैंने उसे बोला जी वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ गैस 0 हो जाता है -273 पे। ये मैंने प्रूफ किया यहाँ पे। जब गैस को इतना कूल किया जाए कि वो लिक्विफाई हो जाए, वो लिक्विड में चली जाए, इस टेम्परेचर पे जाने से पहले वो लिक्विड में जा चुकी होती है। 0 वॉल्यूम का ये मतलब नहीं है कि वहां पे कोई मॉलिक्यूल भी नहीं है। मैंने उसे बोला है 0 वॉल्यूम का ये मतलब है कि गैस उसमें नहीं रहती है। आप ये नहीं कह सकते हो कि -273 पे भी गैस है, नहीं। -273 पे आप ये कह सकते हो कि गैसेस का वजूद खत्म हो चुका है, वो गैसेस लिक्विफाई होकर सॉलिड लिक्विड में जा चुकी हैं। 0 वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि गैसेस अपना वजूद छोड़ के, गैसेस की स्टेट को छोड़ के वो लिक्विड में जा चुकी हैं। बात पिक की है। तो ये मैंने उससे बताया कि -273 पे गैसेस का वॉल्यूम 0 होने का मतलब ये होता है कि आपके पास गैसेस का वजूद खत्म हो चुका है, वो गैस अब लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब लिक्विड का वॉल्यूम है, मैस कंजर्व रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का कुछ नहीं हुआ है, मैस है लेकिन गैस का वजूद खत्म है, वो लिक्विड में जा चुका है। तो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो कंसेप्ट ऑफ 0 वॉल्यूम डज नॉट होल्ड फॉर लिक्विड्स, और ये 0 वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लिक्विड्स के लिए होल्ड नहीं होता है। वही बात है ना कि गैसेस का वॉल्यूम लिक्विड 0 होने का मतलब कि गैस का वजूद खत्म है। लिक्विड का वॉल्यूम तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ही आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। जब क्लोज होते हैं उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है।
लेकिन गैस बिल्कुल लिक्विड में चली जाती है जब -273 पे लेके चले जाओ, क्योंकि जीरो वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो लिक्विड पे अप्लाई नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मास कंजर्व ही रहता है, उसको कुछ नहीं होता है। सिंपल ये बात कहने का मकसद ये था, एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट देने का मकसद ये था कि आपके पास एक गैस लिक्विड में चली जाती है इस टेम्परेचर पे, गैस का वजूद खत्म हो जाता है इस टेम्परेचर पे। इसलिए हम कहते हैं कि -273 पे आपके पास गैसेस लिक्विड में जा चुकी हैं, गैस का वॉल्यूम खत्म है। गैस का वॉल्यूम जीरो होने का मतलब कि गैस है ही नहीं, वो लिक्विड बन चुकी है। तो हमने ये डिड्यूस किया कि ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जिस पे वॉल्यूम ऑफ गैस सपोज किया जाता है कि वो जीरो हो गया है अगर वो गैसियस स्टेट में रहे, लेकिन वो गैसियस स्टेट में नहीं रहता है। ये एक हाइपोथेटिकल हमने उसको एक्सप्लेनेशन दी है कि अगर आप कहते हो ना कि कोई ऐसा टेम्परेचर है कि जिस पे गैस भी हो और लोएस्ट टेम्परेचर भी हो, मतलब कि इतना लो टेम्परेचर कर दिया जाए कि गैस का वजूद भी हो, हम कहते हैं हाँ हाइपोथेटिकल किया जा सकता है। लेकिन एक्चुअल में -273 एक ऐसा डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है कि जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, इस पे गैस का वजूद देखा जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में इस पे भी इस यही टेम्परेचर जो है ना वो लिक्विड में उस गैस को कन्वर्ट कर देता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ। नहीं समझ आई तो इसको रिपीट करके देखिएगा मैंने क्या बोला है, काफ़ी डेप्थ में एक्सप्लेन किया है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। जी चले नेक्स्ट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगर तो सीखने को मिला है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।